नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। बुलेटिन में और तमाम खबरें आपको दिखाएं उससे पहले सबसे पहले आपको ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें से रूबरू करा देते हैं। तो दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और अब तक ये वेरिएंट दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। हम आपको बता दें, ओमिक्रॉन का मामला अब नेपाल में भी पहुंच गया है। सरकार ने 2 मामलों की जानकारी दी है। वहीं रूस में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन की दस्तक जो है वो रूस की न्यूज एजेंसी के मुताबिक 2 लोगों में ओमिक्रॉन वायरस मिला है और ये दोनों व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं। तो रूस की तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से आ रहे लोगों के बाद यहां पर अब रूस में न्यूज एजेंसी के मुताबिक 2 लोगों में ये वायरस मिला है और ये दोनों वो व्यक्ति हैं जो दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर लौटे हैं। तो दुनिया भर में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ये आपको हमने दुनिया भर का अपडेट यहाँ पर हम दे रहे हैं। वहीं हम आपको राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ ओमिक्रॉन की एंट्री होने के बाद दिल्ली सरकार अब अलर्ट मोड पर आ गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की जांच की जा रही है। 27 ओमिक्रॉन संदिग्धों को अभी एलएनजेपी अस्पताल में, यानी कि एलएनजेपी अस्पताल में अभी इन्हें यहाँ पर रखा जाएगा। इनमें से एक शख्स को ओमिक्रॉन पॉजिटिव यहाँ पर पाया गया है। तो 27 वो लोग थे जो संदिग्ध कहा जा रहा था, ओमिक्रॉन के वायरस से संदिग्ध थे, लेकिन एलएनजेपी अस्पताल में अभी इन्हें यहाँ पर रखा गया है और एक शख्स जो है वो इनमें से यहाँ पर पॉजिटिव पाया गया है। हम आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव जयेश लेले ने हेल्थ वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज जो है उसे देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि 12 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन की टेस्टिंग पर काम चल रहा है। मेरे सहयोगी दानिश आनंद से उससे उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत में उनसे क्या कुछ और समझ में आया ये आप खुद ही सुनिए। हमने देखा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भी इंडियन शोज़ को हिट कर चुका है, तो जहाँ तक से घबराने वाली बात है कि कितना खतरनाक हो सकता है इंडियन पॉपुलेशन और इंडियन ज्योग्राफी को कंसिडर करते हुए। आज के तारीख में ये जो वायरस आया है वो एक टाइप का डिफरेंट म्यूटेटेड वैक्सीन है, वायरस है। म्यूटेटेड वायरस जास्ती तकलीफ भी दे सकता है, कम तकलीफ भी दे सकता है। वो वेरिएंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें ये वेरिएंट में ऐसा पाया गया है ऑल ओवर स्टडीज़ के बाद में कि ये जास्ती फास्ट एक्ट हो सकता है। मतलब समझो अगर आप एक्सपोज हो गए हो तो 5 मिनट में आपको, 10 मिनट में आपको ये वायरस हो सकता है। लेकिन उसी के टाइम पे ये भी देखा गया है कि इसकी सीवियरिटी कम है। मतलब जो बॉडी में जिसके पास इम्यूनिटी है, जिसने वैक्सीन लिया है, उसको इसके कुछ तो अंश तक प्रोटेक्टिविटी, इम्यूनिटी मिलेगी। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हर केस टू केस बेसिस आदमी का वो टाइम का इम्यूनिटी कैसा लेवल है। अगर वो बीमार था, कुछ दूसरा कुछ उसको तकलीफ था, साइमल्टेनियसली अगर ये हो गया तो तकलीफ हो सकता है। लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है या डायबिटीज़ है। तो इसके बारे में इसके वही कोमॉर्बिड जिसको हम लोग कोविड में देखा गया था, वही इनको ध्यान रखना चाहिए। हम लोग को पूरी प्रिकॉशंस, पूरी सावधानीता इसमें बरतनी चाहिए। सर, जहाँ तक बात आती है बूस्टर डोज की और जहाँ तक बात आती है चिल्ड्रन वैक्सीनेशन की, उस पर आईएमए का क्या मानना है? आज के तारीख में जिसके बारे में हम लोग 100 करोड़ वैक्सीन जो हो गए हैं, उसमें जो फर्स्ट और सेकंड डोज मिक्स थे, सेकंड डोज भी बढ़ रहे हैं। पहले शुरू में खाली फर्स्ट डोज जास्ती था, लेकिन अभी सेकंड डोज भी बढ़ रहे हैं। हम आज थर्ड डोज रेकमेंड कर रहे हैं हेल्थ वर्कर को, क्योंकि हमने देखा गया है कि हेल्थ वर्कर का वायरल लोड जास्ती होता है और उनको काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक पेशेंट के साथ में रखना पड़ता है। तो थर्ड डोज हेल्थ वर्कर को इमीडिएटली दिया जाए एज अ बूस्टर डोज, एज अ सप्लीमेंट टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। क्योंकि हमने देखा है कि उनकी कोई लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई है और हमारा आज 8 से 9 महीना हो गया है। तो हर वायरस में भी आपने देखा होगा कि फ्लू शॉट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सितंबर में आता है। हर साल सितंबर में लेना पड़ता है। उसी तरह से आज हम इसको रेकमेंड करेंगे कि हेल्थ वर्कर को पहले दे दो। जो जास्ती मॉर्बिड है, जिसको जास्ती दूसरी कुछ तकलीफ है, उनको सेकंड स्टेज में दे दो। और जहाँ तक बच्चों का सवाल रहा, तो 12 to 18 ये एज ग्रुप में कुछ टेस्टिंग चालू है, कुछ परीक्षाएं चालू है। वो अगर ठीक होता है तो 12 to 18 भी अवेलेबल कर देंगे। कई कंट्रीज में 12 to 18 अंडर कंसिडरेशन चालू हो गया है फर्स्ट डोज में। सो वेरी लास्टली, अगर हम उसके वायरस के इफेक्ट को अगर हम देखें तो जिस स्पीड से ये बढ़ता है, ये काफ़ी तेज स्पीड से बढ़ता है, उसका इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जहाँ तक
को वायरस को रोकने की बात आती है तो आपको लगता है कि मिनी लॉकडाउन या एक लॉकडाउन की ज़रूरत है इस नए ओमाइक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए? नया लॉकडाउन के हम रिकमेंड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक हमने आज इसका इम्यूनिटी आज ले लिया है और देखा गया है कि लॉकडाउन करने से इसका कुछ होने वाला नहीं है। ये स्प्रेड होता है तो स्प्रेड होता ही है, लेकिन सावधानियां बरत के करना चाहिए। जैसे सोशल गैदरिंग है उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, होटल्स के ऊपर या जैसे सिनेमा है वहाँ थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं। ज़ीरो करने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें सैनिटाइजेशन है, मास्किंग है, ये ध्यान में रख के ही चलना चाहिए। सब जगह पे जहाँ जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ उन्होंने ये ध्यान रखना चाहिए। और देखिए आगे बढ़ लेते हैं। कर्नाटक के चिकमंगलूर से हम आपको बता दें कि यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना पॉजिटिव लोगों की जो संख्या है वो बढ़कर 101 हो गई है। इनमें से 90 छात्र हैं और 11 शिक्षक जो हैं वो कोविड की चपेट में यहाँ पर आ गए हैं। ये सभी कोरोना सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनके जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पर भेजे गए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि भारत में कर्नाटक राज्य में ही ओमिक्रॉन के शुरुआती 2 मामले जो हैं वो सामने आए थे और स्कूल में कोरोना विस्फोट को लेकर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने आज कहा कि फिलहाल एक्सपर्ट्स की सलाह के मुताबिक ऑफलाइन क्लासेस बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार जरूरत पड़ने पर परीक्षाएं रद्द करने और स्कूल बंद करने से नहीं हिचकेगी। वहीं सीएम बसवराज बोम्मई ने भी बताया कि सरकार चिकमंगलुरु समेत हर जिले में कोविड के मामलों पर नजर रख रही है। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸನ್ನದ್ಧಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ, ಇದರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. और देखिए कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जहां दुनिया भर में एक बार फिर से दहशत है, वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इस वायरस को लेकर बड़ी आशंका जताई है और उन्होंने कहा कि ये कोविड-19 से भी ज्यादा घातक हो सकता है। लिहाजा पिछले अनुभवों से हम सभी को सबक लेने की जरूरत है। वहीं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल ने भी इस वायरस को लेकर चिंता जताई है और कहा कि वायरस डेल्टा से भी कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है और नए साल के शुरुआती महीनों में इसके चलते कोविड की तीसरी लहर आ सकती है। और अब बात बाजार की कर लेते हैं तो बाजार में आज भी बिकवाली हावी रही। हम आपको बता दें कि निफ्टी करीब 285 अंक गिरकर 17,000 के नीचे लुढ़क गया। वहीं सेंसेक्स की अगर बात करें तो करीब 950 अंकों की गिरावट यहां सेंसेक्स में देखने को मिली। और मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए कौन से वो सेक्टर्स रहे जो आज हरे निशान में दिखे और कैसा रहा आज दिन भर बाजार का हाल? हफ्ते की शुरुआत आज काफी कमजोर रही और निफ्टी में शुरुआती सेशन से लगातार एक दबाव बना रहा दिन भर। अगर निफ्टी की बात करें तो 17,000 के नीचे की क्लोजिंग दी और सेंसेक्स में भी करीब 950 अंकों की गिरावट देखी गई। निफ्टी में सभी स्टॉक्स आज लाल निशान में ही थे एक्सेप्ट यूपीएल आज मामूली हरे निशान में आज दिन भर कारोबार करता रहा। आज सबसे ज्यादा दबाव बनाने का काम किया आईटी, फार्मा, ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स ने। वहीं कोल इंडिया का शेयर भी 7% फिसला, आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करा था जिसके चलते कोल इंडिया में ये गिरावट थी। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज इंडसइंड बैंक कमजोर था, टाटा कंज्यूमर, बजाज फिनसर्व और एचसीएल टेक ये सभी शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। आईटी शेयरों ने दबाव बनाने का काम किया, इसमें लार्ज कैप भी था और मिड कैप स्टॉक्स ने भी दबाव बनाया है, जिसमें कि एलएनटी, इन्फोटेक, कोफोर्ज ये मिड कैप स्पेस से थे और टीसीएस और टेक महिंद्रा में भी आज दबाव देखा गया। सीमेंट कंपनियों ने 20 से 50 रुपए प्रति बोरी के दाम घटा दिए हैं और इसका असर आज सीमेंट कंपनियों में भी था। डेक्कन सीमेंट, ग्रासिम, अंबुजा, अल्ट्राटेक यहाँ पर आज दबाव देखने को मिला। अब मिड कैप स्पेस की बात करें तो यहाँ से भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन कुछ एक स्टॉक्स थे जो कि अच्छा कारोबार यहाँ पर देखने को मिला आज के सेशन में। इसमें एचएफसीएल देखिए शानदार तेजी थी, इंडो काउंट में अच्छी तेजी थी, बीईएमएल आज डिफेंस शेयरों में भी अच्छा एक्शन था, स्पेशली बीईएमएल में भी आज 5 से 6% की तेजी देखने को मिली और एमएमटीसी में भी अच्छा कारोबार रहा है। वहीं लूजर्स, मिड कैप लूजर्स की बात करें तो पीवीआर में आज 7% तक की गिरावट देखी गई। गोडफ्रे फिलिप में कमजोरी थी, लेमन ट्री होटल्स और इंडिगो पेंट्स भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे।
ठीक है, शुक्रिया पूजा इस अपडेट के लिए। और देखिए, आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी का कहना है कि बाजार पर अब एफआईआईज का ज्यादा असर नहीं है, घरेलू निवेशक भी बाजार को संभाल रहे हैं। सुनिए। आज से 10-15 साल में कहता था कि जब तक देश में अपने म्यूचुअल फंड्स मजबूत नहीं होंगे, अपने खुद की पूंजी निवेश ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तब तक एफआईआईज का स्कोप, जब भी वो खरीदेंगे मार्केट ऊपर जाएगा, बेचेंगे नीचे जाएगा। परंतु अब देखिए स्थिति वास्तव में बदल गई है। आज पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा, जब भी एफआईआईज का बड़ा प्रेशर आया, अब देश में निवेश इतना अच्छा हो गया है, तो इसलिए इसमें प्रगति होने वाली है। क्योंकि हमारा आईपीओ, इसलिए हम आगे की फ्यूचर की ज्यादा बात हम रेगुलेटरी रीजन से नहीं कर पाते हैं। परंतु जैसे आपने देखा 22-23% हमारी क्यूमुलेटिव ग्रोथ है एवीएम में, और सारी जो इनकम है रेवेन्यू एवीएम से लिंक्ड है। तो ये मान के मैं चलता हूँ कि भाई जो पिछला हमने जिस तरह का प्रगति हासिल की है CAGR, वो तो बना रहना ही चाहिए। हो सकता है उसमें और प्रगति हो, क्योंकि देश में बढ़त होती जा रही है मिलियनर्स की, जैसे मैंने कहा। तो इसलिए भविष्य अवश्य रूप से मुझे अच्छा लगता है। देखिए, एडवांस डिजिटल मैप सेवाएं देने वाली कंपनी मैप माई इंडिया भी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। 9 से 13 दिसंबर के बीच कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा और इसका प्राइस बैंड जो है वो 1000 रुपए से 1033 रुपए प्रति शेयर है। मार्केट का लॉट साइज जो है वो 14 शेयरों का है। जहां तक इंटरनेशनल ब्रांड की बात है, मैपल्स, और इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन की बात है, ये हम अभी रिसेंटली इस चीज पर फोकस किए हैं, क्योंकि हमारा इंडिया मार्केट खुद में ही इतना बड़ा है कि हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इंटरनेशनल मार्केट, उसके स्ट्रैटेजीज बहुत सिंपल हैं। पहली बात यह है कि हमारे जो कस्टमर बेस है उसमें मल्टीनेशनल इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कस्टमर्स की संख्या काफी अच्छी है जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। तो जब इस तरह के कस्टमर्स जब हमारे प्रोडक्ट को इंडिया में यूज करते हैं, तो उन्हें वर्ल्ड वाइड भी यूज करने का अपॉर्चुनिटी हम दे पाएंगे। और इसी ख्याल से हम आगे बढ़ रहे हैं, और years to come in the short term and medium term also, मैं इन कस्टमर्स के साथ इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ाएंगे। ये हमारी सोच है आज की तारीख। देखिए, IRCTC और टूरिज्म बोर्ड अपनी थीम बेस्ड स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चला सकेंगे। ये प्रोजेक्ट कैसा होगा और कब से शुरू होगा, इसके बारे में ET नाउ प्रदेश के संवाददाता समीर दीक्षित आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, IRCTC भारत गौरव ट्रेन जो थीम बेस्ड स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है, इस पूरे प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए, इसको हकीकत में लाने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है। और आने वाले दिनों में ये पूरी तरीके से संभव है कि आप मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप जैसे जो ट्रैवल पोर्टल वेबसाइट है, उनकी किसी एक ट्रेन में बैठ के यात्रा कर रहे हों, जो देश के तमाम टूरिस्ट स्पॉट है वहां के लुत्फ या आनंद उठा रहे हों, क्योंकि इसी दिशा में कदम बढ़ने शुरू हो गए हैं। IRCTC ने हाल ही में कई गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ ही जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं, जो ट्रैवल पोर्टल हैं, उनके साथ में एक अहम मीटिंग करी है। ये पूरी मीटिंग की गई है भारत गौरव ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर के, और इस मीटिंग में जो सरकार की सोच है कि किस तरीके से वो आने वाले दिनों में स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाना चाहती हैं, जिसमें प्राइवेट प्लेयर आगे आ सकते हैं, वो आकर के खुद ट्रेन चला सकते हैं और उसके लेकर के अलग अलग थीम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से वो चलाना चाहते हैं, किस रूट पर चलाना चाहते हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर के एक अहम मीटिंग की गई है, और सूत्र ये बता रहे हैं कि पहली मीटिंग काफी सकारात्मक रही है। अगले 1 महीने के भीतर एक और मीटिंग होगी, जिसमें सरकार की तरफ से और अधिक स्पष्टता दी जाएगी रेलवे मंत्रालय की तरफ से, और जो प्राइवेट प्लेयर की तमाम क्वेरीज, जो सवाल है, मसलन कि जो पॉलिसी है वो लंबे समय तक बरकरार रहे, जो किराया प्राइवेट प्लेयर को अगर देना होगा रेलवे को तो वो कितना रहेगा, वो फिक्स्ड कॉस्ट पे रहेगा या कैसे क्या रहेगा, तो इन तमाम बातों को लेकर के जो रेलवे मंत्रालय या IRCTC वो जवाब देंगे। लेकिन यहां से आप आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि कई नामचीन जैसे मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, या फिर MP टूरिज्म बोर्ड, उत्तर प्रदेश टूरिज्म विभाग, इनकी जो है बतौर एक स्पेशल ट्रेन चलते हुए देखा, और उसमें आप यात्रा करते हुए नजर आ सकते हैं।
और देखिए, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को लगातार बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक नीति आयोग के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लोन आसानी से मिल जाएगा। लगातार बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल डीजल की कीमतों में होती बढ़ोतरी ने आम आदमी की जेब पर काफी असर डाला है। इसे काबू करने के लिए सरकार की ओर से लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही नीति आयोग की ओर से भी एक प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाले लोन को PSL श्रेणी में रखने की बात कही गई है। साथ ही अब भारतीय रिजर्व बैंक भी इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत ने ET Now स्वदेश से बातचीत के दौरान बताया कि PSL के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शामिल करने से न केवल लोन की लागत कम होगी, बल्कि ज्यादा लोगों को लोन भी मिलेगा, जिससे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच में बढ़ोतरी हो सकेगी। The cost of battery is falling so rapidly that the initial cost of vehicle, not the total cost of electric two-wheelers, three-wheelers is already cheaper than the combustion two-wheeler, three-wheelers. When you put the FAME subsidy, the initial cost is also cheaper. But when you combine the rapid fall in the battery prices, which is going to take place in the coming years, the electric vehicles will become cheaper than the combustion engine vehicles. दरअसल ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करने के साथ ही अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने और उत्सर्जन को 2070 तक 0 तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन में बढ़ोतरी से सरकार के लक्ष्य को काफी हद तक मदद मिल सकेगी। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहन पर मिलने वाले लोन ऑटो रिटेल कैटेगरी के तहत दिए जाते हैं। वहीं SBI ने भी इलेक्ट्रिक कारों के लिए सस्ती और आसान लोन योजना शुरू की है। इस योजना को ग्रीन कार लोन नाम दिया गया है। बैंक ने दावा किया कि इस योजना के तहत पेट्रोलियम ईंधन कारों के लिए ऋण की तुलना में कम ब्याज दरों पर लोन ऑफर किया जाएगा। ET Now स्वदेश। और देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक देश के बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक वजीर एक्स के साथ मिलकर बिजनेस करेगा। कोटक महिंद्रा ने ये कदम तब उठाया जब देश में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की मांग उठती रही है। वजीर एक्स ने कोटक में अपना अकाउंट खोला है, जिसके जरिए निवेशकों के साथ लेन देन और ट्रेडिंग का काम किया जा सकेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो कोटक बैंक देश का पहला बैंक है जिसने क्रिप्टो कम्युनिटी को अपना बड़ा समर्थन दिया है, जबकि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और SBI जैसे बड़े बैंकों ने क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ बिजनेस करने में शुरू में असहजता दिखलाई है। और देखिए, वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों के लिए जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने घर से काम करने को लेकर कानून लाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ऐसा रास्ता निकालना चाहती है जिससे कर्मचारियों को भी फायदा होगा और उनकी कंपनी को भी। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बाद वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने का चलन बढ़ा है। इससे कंपनियों का खर्च तो घटा है, लेकिन कर्मचारियों के लिए ज्यादा घंटे काम, सेहत से जुड़ी परेशानियां और परिवार के लिए वक्त ना निकाल पाने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद कोविड के तेजी से फैलने की आशंका बढ़ी है और वर्क फ्रॉम होम अभी लंबा चल सकता है। ऐसे में खबर आ रही है कि सरकार जल्द ही एक ऐसा औपचारिक कानूनी ढांचा बनाने जा रही है जिसमें कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस कानून के तहत कर्मचारियों के काम करने के घंटे तय किए जाएंगे। यही नहीं, काम के लिए होने वाला अतिरिक्त खर्च कंपनी उठाएगी, यानी बिजली और इंटरनेट बिल के पैसे कंपनी को देने होंगे। कोविड के मद्देनजर फ्यूचर ऑफ वर्क का खाका तैयार किया जाएगा, जिसमें वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मॉडल यानी घर और ऑफिस दोनों से काम शामिल होगा। सरकार ने इसके लिए एक कंसल्टेंसी फर्म से संपर्क किया है। इस कवायद का मकसद महामारी के दौरान कर्मचारी और कंपनी दोनों का फायदा सुनिश्चित करना है। दुनिया के कई देशों में वर्क फ्रॉम होम को लेकर नियम कानून दुरुस्त किए जा रहे हैं और पुर्तगाल में तो बाकायदा ऐसा कानून पास किया जा चुका है जिसमें घर से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। भारत सरकार भी उसी तर्ज पर सभी सेक्टरों में वर्क फ्रॉम होम के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिससे न सिर्फ कंपनियों की प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी बल्कि कर्मचारी भी तनाव मुक्त होकर काम कर सकेंगे। ET Now स्वदेश।
और देखिए, भारत और रूस के बीच 21वां वार्षिक सम्मेलन जो है वो शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बातचीत हो रही है। कोविड की वजह से 2 साल के बाद ये सम्मेलन हो रहा है और दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में अहम समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो भारत और रूस के शिखर सम्मेलन से पहले दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच आज हुई बैठक और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये 2+2 बैठक थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें चीनी अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। राजनाथ सिंह ने चीन का नाम लिए बिना सीमा पर भड़काने वाले कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत इन चुनौतियों से निपटने में कामयाब होगा। The pandemic, the extraordinary militarization and expansion of armament in our neighborhood and the unprovoked aggression on our northern border since early summer of 2020 have thrown in several challenges. India is confident of overcoming these challenges with its strong political will and inherent capability of its people. Recognizing that its development needs are colossal and that its defense challenges are legitimate, real and immediate, and India seeks partners who are sensitive and responsive to India's expectations and requirements. और देखिए, वहीं 2+2 बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस करीबी दोस्त होने के साथ साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं और पुतिन के दौरे से ये संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। Strategic partners, India and Russia, have been working together to safeguard our common interests and to ensure peace, progress and prosperity for our peoples. Our ties have been close and time-tested. In a world that has changed so much, they have been exceptionally steady. We have had an active dialogue at political levels and also a strong defense partnership over many years. Our meeting gives us a suitable platform to discuss politico-military issues of mutual interest that are interrelated and cross-cutting. Our discussions today will address the emergence of multipolarity and rebalancing. देखिए, नागालैंड फायरिंग की जांच के लिए बनाई गई कमेटी 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जानकारी दी। उनके मुताबिक सेना ने संदिग्ध समझकर गोलियां चलाई थी, जिसमें 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। गृह मंत्री ने कहा कि सभी एजेंसियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि भविष्य में उग्रवादियों के खिलाफ कैंपेन चलाते वक्त इस तरह की घटना दोहराई न जा सके। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। राज्य प्राधिकारियों ने एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।